So in the last class, I think we have completed 9 questions from the medium level questions. Now we'll be starting with question number 10. Again, we'll keep same strategy. We'll try to identify pairs, what words are related, and then we'll see the question. So looking at 10th question, try to find what words are related. क्या words आपस में related आपको दिख रहे हैं या synonyms हो सकते हैं? So Khushi says sanction and rejected can be pairs. Akash is saying recognized and considered can be pair. Punya is saying sanction and endorsed can be pair. So sanction is a pretty interesting term. एक sanction का मतलब होता है किसी चीज को support provide करना, endorse करना, right? That is one sanction. किसी चीज पे रोक लगाना, right खुशी? I was coming to that also. That's why I was saying sanction is a pretty interesting term. Sanctioning किसी चीज पर बैन लगाने जैसा भी होता है कि ट्रेड पे अगर किसी कंट्री ने किसी पे सैंक्शन लगा दिया है, ये कई बार आपको सुनने में आएगा कि जब इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं उसमें कई बार कंट्रीज एक दूसरे पे ट्रेडिंग के बैन्स लगा देते हैं कि आप इन कमोडिटीज को हमारे यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, उनको भी सैंक्शनिंग बोलते हैं, उस बैन को भी सैंक्शन बोला जाता है। तो वो भी एक मीनिंग होता है। बट इस केस में हम सैंक्शन को किससे ज्यादा रिलेट कर सकते हैं? सैंक्शन के लिए बैन लगाना इज रिजेक्शन। किसी चीज पे आप बैन लगा रहे हो तो इज इट रिजेक्शन खुशी कि हम सैंक्शन को रिजेक्शन से ज्यादा रिलेट कर सकते हैं कि सैंक्शन को इंडोर्स से ज्यादा रिलेट कर सकते हैं? सैंक्शन क्योंकि दोनों मीनिंग पे जाता है, एक सैंक्शन जो खुशी ने कहा बैन लगाना भी होता है और दूसरा किसी चीज को सपोर्ट प्रोवाइड करना, बट रिजेक्टेड नहीं होगा वो, राइट खुशी? इंडोर्स हो सकता है, तो सैंक्शन एंड इंडोर्स कैन बी गुड पेयर्स। पर सैंक्शन का देखिएगा कि सैंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दोनों तरफ जा सकता है। एक अच्छा मीनिंग भी है विच इज सैंक्शनिंग समथिंग इज आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो या इंडोर्स कर रहे हो, एंड एक और मीनिंग जो सैंक्शन का है उसमें आप उस पर बैन भी लगा रहे हो, वो अलग मीनिंग हो जाता है। ठीक है, टू पुट सैंक्शन ऑन समथिंग इज टू पुट अ बैन ऑन इट, विच इज अ डिफरेंट मीनिंग। बट हियर वी कैन सी द पॉजिटिव पेयर इज देयर विच इज सैंक्शन एंड इंडोर्स्ड। फॉर रिकॉग्नाइज्ड आई डोंट सी अ पेयर। कंसिडर्ड के लिए भी कोई पेयर है नहीं। इन अ वे रिकॉग्नाइज्ड एंड कंसिडर्ड को आप फिर भी थोड़ा सा मिलता जुलता रख सकते हैं, पर रिजेक्टेड और पोलराइज्ड इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, राइट? व्हाट इज पोलराइज्ड? इफ थिंग्स आर पोलराइज्ड, पोलर अपार्ट तो आपने सुना ही होगा। पोलर अपार्ट का मतलब दो एक्सट्रीम पे होना किसी चीज का। तो पोलराइज्ड इज बड़ा एक्सट्रीम पे होना। पोलराइज्ड व्यू पॉइंट इन द सोसाइटी will not be a good thing, right? अगर सोसाइटी में बड़े पोलराइज्ड व्यू पॉइंट आ जाएं, यानी बड़े एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स आ जाएं, तो दिल लीड टू फाइट्स, riots and fights. So polarized viewpoint will not be something good for society. So polarized का भी यहाँ किसी से कोई connection नहीं रहेगा. So I think the strong pair is sanctioned and endorsed, recognized and considered are loose pairs. Let's see what can fit in the context. Though practiced, very few forms of corporal punishments have been dashed by the military, due less to Geneva Conventions than to overwhelmingly negative popular response to reports of abuse. सो ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिस तो की जाती है बट वेरी फ्यू फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट्स हैव बीन endorsed एंड सैंक्शन बाय द मिलिट्री। और ऐसा क्यों हुआ है? दे आर टेलिंग द रीजन फॉर दैट कि मिलिट्री ने बहुत ही कम कॉर्पोरल पनिशमेंट्स को क्यों सैंक्शन कर रखा है। उसका रीजन है द लेसर रीजन इज जेनेवा कन्वेंशन, द बिगर रीजन इज दैट निगेटिव पॉपुलर रिस्पॉन्स ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ अब्यूज विच कम्स, राइट? तो उसके कारण उनकी इमेज खराब होती होगी। That's why that is a bigger reason, not the Geneva Convention. The bigger reason is that negative popular response that is coming to them, because of which very few forms of corporal punishments have been accepted
have been sanctioned, have been endorsed. So those words should be coming. Going to question number 11. Again, we'll try to identify pairs. So Punya says feud and quarrel, right? Feud is food पड़ जाना किसी चीज में. Feud is food पड़ जाना, which is very similar to quarrel. So feud and quarrel can be pairs here. So the other pairs we can see is Prithvish says Quagmire and Morass. Urvashi also says Quagmire and Morass. So basically Morass एक दलदल होता है और अगर आप दलदल में फंस जाते हैं तो निकलना बहुत मुश्किल होता है. Quagmire is also deadlock, a situation in which आप फंस गए हैं, उससे बाहर अब कोई रास्ता नहीं आ रहा है. तो Quagmire and Morass are very similar thing जिसमें आप फंस गए और अब उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है. So they can be pairs. Rest I don't see any other pairs. Quagmire and Morass are pair. For tragedy there is no pair. Conspiracy no pair. So quarrel and feud. So we have identified two pairs within this question. You guys tell me, looking at the context, which one can go. बोल सकते हैं पृथ्वीश, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे. डेट का अगर दलदल हो चुका है, so obviously it's kind of lone dead from which it's difficult to overcome, जिससे बाहर नहीं निकल सकते. So it could be used in that way. So Pratik and Punya suggesting that Quagmire and Morass should come. Let's look at the question. The budget debate progressed well for first few months in spite of all the ardent and sometimes bitter squabbling, but slowly descended into dash of competing interest and claims. So this question, the way it has been constructed, there is a contrast they are creating, right? Just before the blank, you can see but आया है. So let's look at but उन्होंने किसके लिए यूज किया हुआ है. The budget debate progressed well for first few months. So ये जो progressed well है इसके लिए उन्होंने but use किया, right? कि initially the progress was good, but slowly it has descended into what? Quagmire and देखो quarrel और फ्यूड इसलिए नहीं रहने रचित क्योंकि बट के पहले का जो यूसेज है वो फाइट पे नहीं. अगर इन्होंने डिबेट पीसफुली बोला होता, द बजट डिबेट प्रोग्रेस्ड पीसफुली फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स बट स्लोली डिसेंडेड इनटू फ्यूड एंड कॉरल, देन दीज ऑप्शंस वुड हैव बीन करेक्ट. वहां पे कोई ऐसा क्लू होना चाहिए हमारे पास कि पीस की बात हो रही है, तो बट के आगे हम पीस के उल्टे वर्ड्स ले आएंगे विच आर फ्यूड एंड कॉरल. अभी बात प्रोग्रेस वेल की हो रही है. सो इट वाज प्रोग्रेसिंग वेल in the first few months, but now it has descended into what? It has descended into Morris and Quagmire. अब वो ऐसी ही सिचुएशन में आ गई, उससे बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, राइट? Let's come to question number 12. Let's see what pairs are related. I'm sorry, my system got disconnected. Just a moment. So looking at 12th question, what options can you see which are related? क्या options आप लोगों को लग रहा है related है? Synoptic is a term for synopsis. Synopsis जो हम बोलते हैं ना किसी चीज का, synopsis is what? It's kind of summary of it. Synopsis of something is एक little उसकी summary या central thesis is synopsis of that. So synoptic के लिए I don't see any pair over here. Nominal. Prathyush, why nominal should be associated with optional? बल्कि null और nominal close हो सकते हैं, right पुण्य? वैसे null तो zero होता है, पर nominal भी उसके कहीं ना कहीं करीब है.
नॉमिनल होना यानी बहुत ही कम मात्रा में होना, किसी चीज का बड़ी नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होना. सो नल एंड नॉमिनल कैन बी पेयर्स. ऑप्शनल के लिए कोई पेयर नहीं दिख रहा है मुझे. सिनॉप्टिक के लिए भी कोई पेयर नहीं है. क्रूशियल एंड क्लाइमेट्रिक कैन बी पेयर, राइट प्रतीक? दे बोथ मीन समथिंग वेरी सीरियस. If it is climatic disaster, it's a very big level of disaster, and crucial is also seen. So crucial and climatic can be pairs, null and nominal can be paired. Sorry. So two pairs we have identified. Let's look at the question to see what pairs can go, or which one of them can go. The difference between similes and metaphors is subtle, but for the poet who takes his work, I don't think और आना चाहिए वहां पे, गलती से लिखा है इनके यहाँ पे. बट फॉर द पोएट हु टेक्स हिज वर्क सीरियसली, एब्सोल्युटली डैश. सो इन्होंने बट आपको यहाँ पे लगा दिया था, विच मीन्स अ कॉन्ट्रास्ट इज गोइंग टू क्रिएट. सो डिफरेंस बिटवीन सिमिलीज एंड मेटाफर्स इज सटल. इफ समथिंग इज सटल, इट इज काइंड ऑफ नेग्लिजिबल. और बोलते हैं ना, बहुत महीन और बारीक सा अंतर है जो हर किसी को समझ नहीं आ सकता है. तो अगर यहाँ पे सटल बोल दिया है, तो आगे हम सटल जैसा वर्ड तो यूज नहीं करेंगे. फॉर द पोएट हु टेक्स हिज वर्क सीरियसली के बाद विल नॉट बी यूजिंग वर्ड विच आर वेरी सिमिलर टू सटल. सटल से सिमिलर क्या था यहाँ पर? नॉमिनल एंड नल. नल और नॉमिनल में भी चीजें इतनी छोटी हैं कि एवरीबडी कैन नॉट सी इट, एवरीबडी कैन नॉट ऑब्जर्व इट. बट यहाँ हमें उल्टे वर्ड चाहिए कि वैसे तो ये जो डिफरेंस है इन सिमिलीज एंड मेटाफर्स, it is very little, but somebody, a poet who's taking his work seriously, for them this kind of thing is very serious. It is crucial and climatic. Those should be the words that can come in the blank. uh, बोल सकते हैं पृथ्वीश, which is not necessary to count भी बोल सकते हैं. and if it's nominal, it doesn't have great value. ठीक है, बड़ी पेटी या छोटी वैल्यू है किसी चीज की, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल. बोलते हैं ना, देयर इज अ नॉमिनल डिफरेंस, यानी बहुत छोटा सा डिफरेंस है दो चीजों के बीच में. नॉमिनल अमाउंट ऑफ मनी. सो इट्स अ वेरी लिटिल अमाउंट, जिसको हम नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं कि बहुत छोटा है. ठीक है, आपने कई बार पेट्रोल पंप, डीजल पंप्स पे आप जाते हैं एंड आपने 100 का डलवाया, पर वो कई बार 100.3 हो जाता है या 100.03 दिखाता है, राइट? इट्स अ नॉमिनल डिफरेंस विच वी यूजुअली टेंड टू इग्नोर. हम उतना देखते नहीं है उसको. सो दैट इज नॉमिनल, राइट हुसैन? नॉमिनल चार्ज भी उसी चीज के लिए बोलते हैं कि थोड़ा सा नॉन एग्जिस्टेंट टाइप का ही है. ठीक है. वैसे सिमिलीज और मेटाफर्स में डिफरेंस क्या होता है? इन्होंने बोला कि डिफरेंस होता है, बट इट्स वेरी सटल. बट द पोएट हु टेक्स हिज वर्क वेरी सीरियसली, ही विल बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. इन जनरल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिमिलीज एंड मेटाफर्स? सिमिलीज और मेटाफर्स में क्या डिफरेंस हो जाता है? पृथ्वी से सिमिलीज यूजेस लाइक. ठीक है, मेटाफर्स में फिर हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं. पृथ्वी, मेटाफर में क्या चीज डिफरेंट हो जाती है? इट्स अ रियल लाइफ कंपैरिजन. मेटाफर्स बेसिकली दो बड़ी अनलाइकली चीजों को कंपेयर कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, so obviously you cannot compare smile with a sun. They two are very different entities, right? But still, किसी की स्माइल को एक शाइनिंग सन जैसा बताना कि इतनी ब्राइट है उसकी स्माइल या इतनी अच्छी है, in a way, if you're connecting these things, they make it metaphor. In similes, आप दो बड़ी सिमिलर चीजों को कंपेयर करते हैं जो कंपेयर करने जैसी होती हैं. ठीक है, तो लाइक पृथ्वी सजेस्टेड कि सिमिलर थिंग्स को हम लाइक के साथ एसोसिएट कर देते हैं. दैट इज मोर ऑफ सिमिलीज. इट्स टाइप ऑफ मेटाफर, बट यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स व्हिच कैन बी कंपेयर्ड टुगेदर. उसे, जैसे यहाँ पे जो मैंने मेटाफर का एग्जांपल लिया, उसमें आपने देखा ना कि स्माइल और सन एक जैसी चीज नहीं होती हैं, दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, पर आपने उनको कंपेयर कर दिया
जस्ट टू से दैट स्माइल इतनी अच्छी है, राइट? इन सिम्बलीज जो कंपैरिजन होगा वो थोड़ा सा रियल लाइफ होता है और एक जैसा होता है। ठीक है, लाइक मैंने बेबी बोलना है मुझे, जॉय स्लीप्स लाइक अ बेबी। सो यहाँ पे बेबी और जॉय का कंपैरिजन फिर भी हो सकता है, बोथ आर ह्यूमन बीइंग्स, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ सिमिलीज। मेटाफर में थोड़े से अनरियल कंपैरिजन्स हो जाते हैं, चीजें अलग भी हों तो आप उनको एक जैसा बताते हो, वो मेटाफर हो जाता है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 13th. Let's see what options can be related here. Palash says fraudulent and deceitful. Naman says fallacious and specious. Right. So fraud और deceit दोनों में ही आप cheat कर रहे हो किसी को, right? किसी को बेवकूफ बना रहे हो आप. So fraud and deceitful, they can be related. Fallacious and specious, they both mean something is based on false reasoning. That's why it cannot be trusted. They are things which should be doubted. I'm sorry. It should be doubted. If something is based on fallacious reasoning or specious reasoning, it is something that should be doubted, जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं होगा, ठीक है? और fallacious, सॉरी, fraudulent और deceitful तो है ही चीट। करप्ट और फ्रॉडलेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा दिव्यांश। करप्ट एंड फ्रॉडलेंट से ज्यादा मुझे लगता है पेयर्स अच्छे फ्रॉडलेंट एंड डिसीटफुल हो जाएगा। फ्रॉड में आप चीट कर रहे हो ना, करप्शन में मे बी यू आर नॉट चीटिंग समबडी, यू आर क्लियरली सेइंग दैट आई वांट अ ब्राइब टू डू सो एंड सो वर्क। In that you are clearly asking somebody to grease you something, to grease your palms, right? So in corrupt, being corrupt, आप हो सकता है फ्रॉड नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, आप बता के ही चल रहे हैं कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, right? But in fraudulent and deceitful, your intentions are very clear, you will not tell what you want to do. आप किसी को cheat कर देंगे उसमें। It is dash reasoning to read Keynesian economics as recommending a perpetual raising of the debt ceiling when Keynes states clearly that deficit spending must be done responsibly. सो ये जो दो बातें केनेशियन इकोनॉमिक्स की निकल के आती है, एक बात ये है कि परपेचुअल रेजिंग ऑफ द डेट सीलिंग, जस्ट अ मोमेंट, या सो आई सेइंग दैट जो इसकी रीजनिंग है केनेशियन इकोनॉमिक्स की, विच सेज परपेचुअल रेजिंग ऑफ द डेट सीलिंग, ये करते रहना चाहिए। And the other reasoning, when Keynes also states clearly that deficit spending must be done responsibly, are these two things similar or they are different? ये दोनों चीजें सिमिलर हैं कि डिफरेंट हैं? दे आर डिफरेंट, राइट? क्योंकि एक तरफ केनेशियन इकोनॉमिक्स कह रहा है कि आपको परपेचुअली डेट को रेज करना चाहिए, परपेचुअली यानी हमेशा। इफ समथिंग इज परपेचुअल इट्स गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, सो इज सेइंग दैट आपको अपनी डेट रेज ही करते जाना चाहिए। एंड दूसरी तरफ काइनीज इज ऑल्सो सेइंग दैट डेफिसिट स्पेंडिंग मस्ट बी डन रिस्पॉन्सिबली, जो आप ये डेट क्रिएट कर रहे हैं दैट शुड बी डन रिस्पॉन्सिबली। These two statements are contradicting statements. So here, what do we think about Keynesian? Is he trying to fool people? If he is trying to fool people, अगर उसका ये intention कहीं sentence में हमें दिख रहा है, तो we'll go with words like fraudulent and deceitful. If this thing is just erroneous, we'll go with words like fallacious and specious. What do you think? Is he trying to manipulate people? क्वेश्चन में इस चीज का कहीं रेफरेंस आ रहा है क्या कि वो लोगों को जानबूझ के ऐसा बेवकूफ बना रहे हैं? सो ऐसा कोई रेफरेंस है नहीं क्वेश्चन में, राइट? सो इंटेंशन ऑफ चीटिंग कहीं पे नहीं दिया हुआ है, दैट्स व्हाई विल नॉट गो विद वर्ड्स फ्रॉडलेंट एंड डिसीटफुल, विल गो विद वर्ड्स that his reasoning could be fallacious or specious. It cannot be trusted. It is doubtful because he is saying two things which are contradicting. जो उसका कहने की चीजें हैं, they both of these things are what? They are creating ambiguity. अगर ambiguity है तो क्या वर्ड जा सकते हैं? Fallacious है और specious है उसकी reasoning. Cannot be trusted. It's doubtful.
नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 14 पे। So Prithvish is saying patois and jargon. This word, the spelling is Patois, but the pronunciation is drastically different. It is patois. So patois and patois is related to your way of saying things. एक language. आपने हिंदी भी देखी होगी कि इंदौर, नेमार, to other places. If you go to Bihar, other regions, everybody has their own jargons for Hindi, right? Their own way of pronouncing words, their own kind of terms they'll be using in their communication. So that is jargon, which is also known as patois. So patois and jargon, these two words can be related. Then Prithvish is saying defines and insubordination. दोनों में आप रूल्स को फ्लाउट कर रहे हैं, रूल्स को मानने से मना कर देते हैं, ठीक है। डिफाइंस भी आप कर रहे हैं तो यू आर डिफाइंग द लॉज। आपको कुछ करने को बोला गया और आपने मना कर दिया करने से, जो रूल्स फॉलो करने चाहिए, सो दैट इज डिफाइंस, व्हिच इज काइंड ऑफ रिबेलियस। सो डिफाइंस एंड इनसबऑर्डिनेशन, इनसबऑर्डिनेशन में भी आप सबऑर्डिनेट होने से मना कर देते हैं, कोऑपरेट करने से आप मना कर देते हैं। सो ऑब्वियसली यू आर रिफ्यूजिंग टू कोऑपरेट, those would be defiance and insubordination. They are correct pairs, and patois and jargon can be pairs. Looking at other words, volatile. Volatile is something that will not remain stable, that will keep on changing. That is volatile, subjected to change. जिसके लिए कोई और वर्ड रिलेटेड नहीं दिख रहा है, डिस्पोंडेंस। हु इज डिस्पोंडेंट? इफ यू आर डिस्पोंडेंट, डिस्करेज होना या डिप्रेस्ड हो जाना, राइट, लो स्पिरिट में आ जाना, राइट पृथ्वी, दैट इज डिस्पोंडेंट. So in many ways, teenage rebellion can be seen as effect of communication between an older generation's calcified language and the protean dash of new generation. So obviously यहाँ पे reference किस चीज का दिया हुआ है? Reference is about language. दो generation की language को compare किया गया है, communication gap को, between older generation's calcified language and protean. Protean itself is a clue for you कि अगर protean language है तो वो कैसी होगी कि रोज ही उसके जार्गन्स या पैटवा बदलते जा रहे हैं. प्रोटियन इज समथिंग दैट कैन इजीली टेक न्यू शेप. इफ समथिंग इज प्रोटियन, मैंने आपको बताया था उसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं. एक होता है वर्सेटाइल, एक होता है जो किसी भी शेप में फटाफट ढल जाता है या नया शेप ले लेता है, उसको भी हम प्रोटियन कहते हैं. सो यहाँ पे उनके जार्गन्स और पैटवा जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं. सो इसके कारण एक ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन में क्या आ रहा है, एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो रहा है, बिकॉज ओल्ड जनरेशन इज प्रेफरिंग टू हैव कैल्सिफाइड लैंग्वेज. कैल्सिफाइड है यानी कि उनके इतने साल से चीजें बदली नहीं है, दैट लैंग्वेज हैज रिमेन फर्म. आपको याद हो तो एक ऑसिफाइड मैंने आपको वर्ड बताया था, राइट? ऑसिफाइड एंड कैल्सिफाइड आर नियर सिनोनिम्स. आई एम सॉरी, स्पेलिंग गलत गया कैल्सिफाइड का. So ossified and calcified are near synonyms, which means yes, खुशी, प्रोटीन है तो वोलेटाइल भी बोल सकते हैं क्योंकि प्रोटीन कैन टेक एनी शेप, सो इट विल नॉट रिमेन परमानेंट. सो इन अ वे इट्स वोलेटाइल. ठीक है. सो उनके जो ये बोलने का तरीका है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. दिस इज द मीनिंग दे वांट टू गिव ऑफ द न्यू जनरेशन. फॉर द ओल्ड जनरेशन दे हैव ऑलरेडी सेड दैट देयर लैंग्वेज इज pretty fixated. It's not going to change now. But the new generation has a protean jargons and patois which keeps on changing. That's why it's creating a communication gap. Always, Prithvish. I have not seen any other reference other than dialect or language. मैंने patois का और कोई reference नहीं देखा है. इसका एक और अच्छा synonym भी होता है, vernacular, जो कि vernacular art को भी बोलते हैं, which is a local way of creating things. आर्किटेक्चर में बड़ा पॉपुलर टर्म है वर्नाक्यूलर आर्ट. ठीक है. सो वर्नाक्यूलर भी उसी चीज को बोला जाता है. लोकल जो एक तरीका होता है बोलने का या बात करने का, दैट इज देयर वर्नाक्यूलर.
डायलेक्ट, पैटवा, ये सब एक तरीके के वर्ड्स हैं पृथ्वीश. Let's come to next question. We'll again try to identify pairs and 15th question. So the first word which is given to us is imputing, which is to किसी को किसी से एसोसिएट करना या एस्क्राइब करना. एस्क्राइब और एट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया है, ठीक है. बट यहाँ पे इम्प्यूटिंग में यूजुअली जो एट्रीब्यूशन होता है वो कोई निगेटिव रेफरेंस का होता है. किसी निगेटिव चीज से आप किसी को एसोसिएट अगर करते हैं तो उसको इम्प्यूटिंग बोलेंगे. जैसे एस्क्राइब और एट्रीब्यूशन में आप पॉजिटिव चीजें भी रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, somebody is making this kind of statement: I ascribe my success to all sleepless nights, so I am attributing my success, I am giving credit of my success to all sleepless nights. Similarly, in case of imputing, you will be giving credit for some negative thing. ये ध्यान रखिएगा, imputing कभी भी positive reference में नहीं आएगा, वो हमेशा कुछ negative को credit करने के काम आएगा, right? So I don't see any other pair for imputing. यहाँ पे कोई और pair है नहीं. Prithvish says grousing and protesting can be pairs. Pratik is also saying same, right? Grousing and protesting both are correct pairs. ठीक है. Protest और grousing दोनों अच्छे pair बन सकते हैं. और क्या words यहाँ पे जा सकते हैं? Imbibe के लिए कोई pair नहीं है. To imbibe something is to absorb or to take something inside, like I imbibed good values from my school teachers. So आप बोल रहे हैं good moral teaching और values आपने किसी से imbibe करी है, तो you have taken it inside, you have absorbed those good values from your school teachers. So for imbibed also, I don't see any other pair. Assault और convulsing can be pair. बोल सकते हैं convulsing and assault can be pair. कन्वर्जन के वैसे मल्टीपल मीनिंग्स रहते हैं पृथ्वीज, जिसमें से एक ये भी है जो आप कह रहे हैं. एक कन्वर्जन्स उसके लिए भी यूज होता है जो मसल के कॉन्ट्रैक्शंस या सीजर्स होते हैं ना किसी में, दैट सीजर इज आल्सो कन्वर्जिंग. एंड द अनदर मीनिंग ऑफ कन्वर्जिंग इज असॉल्टिंग आल्सो. दोनों तरीके से यूज होता है. Let's look at 15th question to see what words can go. His cantankerous reputation was cemented by years of dash at every conceivable opportunity. तो उसकी रेपुटेशन कैंटैंकरस है, यही आपके लिए बहुत बड़ा क्लू है कि if somebody has a cantankerous reputation, that means he is always eager to fight, he is always eager to argue with other people. झगड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता होगा, लो टेम्पर्ड पर्सन होगा. दिस वुड बी सीमेंटेड बाय years of what? years of प्रोटेस्ट करने से होगा या ग्राउजिंग करने से होगा कि years of assaulting and convulsing से हो जाएगा at every conceivable opportunity. किन चीजों से उसकी ये रेपुटेशन क्रिएट हो सकती है? असॉल्ट एंड कन्वर्जिंग से हो सकती है और ग्राउजिंग और प्रोटेस्टिंग से हो सकता है. तो सम पीपल आर सजेस्टिंग बाय प्रोटेस्ट. सिर्फ देखो, प्रोटेस्ट करने से उसकी कैंटेंकरस रेपुटेशन क्यों हो जाएगी? असॉल्ट और कन्वर्जन पे अगर है वो कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है जिसपे वो लोगों पे अटैक करने पे आ जाता है, कैंटेंकरस रेपुटेशन में यू एक्चुअली स्टार्ट अटैकिंग पीपल, राइट? So that would only come if so far you have been that kind of person who has been assaulting or who has been attacking people at every conceivable opportunity. So it should be more of assaulting and convulsing. Just with grousing and protest, years of protesting. देखो, protest में खुशी जरूरी है कि किसी चीज का protest जो होगा वो हिंसक होगा. प्रोटेस्ट जो होते हैं, कितने प्रोटेस्ट जो होते हैं, दे आर वेरी साइलेंट प्रोटेस्ट. सो जस्ट बाय प्रोटेस्टिंग क्या उसकी कैंटेंकरस रेपुटेशन क्रिएट हो सकती है? प्रोटेस्ट में जरूरी नहीं है. द वी नीड अ वर्ड विच इज क्लोजर टू वर्ड वॉयलेंट. और वॉयलेंस से जो क्लोज वर्ड्स हैं, क्योंकि कैंटेंकरस जो रेपुटेशन होगी उसमें वॉयलेंस रहता है कहीं ना कहीं. सो इफ वॉयलेंस इज देयर, सो प्रोटेस्ट और ग्राउजिंग में वॉयलेंस क्रिएट नहीं होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट? अगर आप ग्राउजिंग और प्रोटेस्ट दोनों पे जाओगे
तो इनमें ग्राउजिंग में भी यू आर जस्ट नॉट हैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, यू आर कंप्लेनिंग अबाउट इट. जो मैंने आपको डिसेंटिंग एक टर्म बताया था, डिसेंटर्स आर आल्सो जस्ट कंप्लेनिंग एंड नॉट satisfied with the administration, with the government, but that doesn't make them somebody who is violent and ready to attack. We're looking for terms where people are violent and they are ready to attack. Those terms are very closer to assaulting and convulsing. ठीक है कुछ. वॉयलेंस नहीं है इसलिए वो वर्ड्स हम नहीं उठा रहे हैं, राइट. दोनों में वॉयलेंस मिसिंग जा रहा है, प्रोटेस्टिंग और उसमें दे आर लो मैग्नीट्यूड के वर्ड्स हैं, हमें थोड़े से हाई मैग्नीट्यूड वर्ड चाहिए. दैट्स व्हाई वी आर पिकिंग अप दोस, क्योंकि जो उन्होंने वर्ड कैंटांकरस यूज किया उससे रिलेटेड ये वर्ड ज्यादा हो जाएंगे. लेट्स लुक एट क्वेश्चन 16 एंड सी व्हाट पेयर्स वी कैन आइडेंटिफाई. राइट, म्यूटिनी एंड बैटल आर पेयर. खुशी, राइट, बैटल और म्यूटिनी आपस में पेयर होते हैं. एंड फ्रैकास एंड ऑल्टरकेशन आर पेयर, राइट पृथ्वी. ऑल्टरकेशन होता है किसी से एक वर्बल अटैक या वर्बल झगड़ा हो जाना, जिसमें चिल्ला चिल्ला के आप एक दूसरे से झगड़ रहे हो, which is similar to fracas. It's also a small fight. Small fight और battle में difference होता है, right? Lot of people they associate word mutiny, battle with fracas also. Fracas altercation में भी एक verbal disagreement हो रहा है जो कि तेज है, सुनाई दे रहा है लोगों को, but battle is a very bigger term, right? In battle, our army is involved. A lot of people are involved. That would be battle and mutiny. Not just for public. You can have altercation with your friend in privacy also. ठीक है. ऑल्टरकेशन आपका किसी से भी हो सकता है, एक बंद कमरे में भी हो सकता है किसी के साथ, और हो सकता है वहां कोई और पर्सन नहीं हो उस फ्रेंड के अलावा जिससे आपका ऑल्टरकेशन हुआ हो. तो इट्स जस्ट अ वर्बल फाइट और वर्बल डिसएग्रीमेंट पृथ्वीश. फ्रकास इज मोर ऑफ अ पब्लिक ऑल्टरकेशन, बट दे कैन बी एसोसिएटेड. डिस्कोर्स, डिस्कोर्स के लिए यहाँ पे कोई पेयर नहीं है. colloquy is something जो बोलचाल की भाषा में बोली जाती है, colloquial, right? Lot of times we say that colloquially it is acceptable but not in written form. यानी जो बोलचाल की भाषा है उसको colloquial कहते हैं. कि कई बार ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं जो हम कई बार इग्नोर कर देते हैं when we are speaking. For example, how many of you think this sentence is wrong? एक सेंटेंस जो मैंने अभी लिखा है, अपने से कितने लोगों को लग रहा है दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, या कितने लोगों को लगता है ये सही है सेंटेंस ग्रामेटिकली या सुनने में. खुशी सेज शुड आना चाहिए, पलाश, पृथ्वेश, Hussain. So the problem is that our ears have been used to so many wrong forms of sentences we have been hearing since our school days that हम उसका correct form देख के हमें गलत लगने लगता है. This is actually the correct form which I have written. I suggested that we go for hiking is a correct form. हमने हमेशा ये sentence कैसे सुने हैं बचपन से अभी तक, मैं उसका वर्जन भी लिख देता हूँ. I suggested that we should go for hiking. This is the form we have listened to every time, right? In the conversation, which we assume is correct. So colloquial form में this is acceptable. बोल चाल में ये acceptable है, but in written English this is just a moment. ठीक है. So colloquial यानी जब हम बोल चाल में बोलते हैं I suggested that we should go for hiking, it's completely fine. Nobody pays heed to those small things because the whole motive is to have good communication where people are able to understand each other, right? So we're not so particular about small grammar rules, but in written English you have to be very specific about it. So there's a rule called command subjunctive that if you're using any command subjective verb
which suggest is, although it doesn't look like command, but then it somehow comes in the category of command subjunctive. So any command subjunctive sentence, you always have to put that after it, which we did in the original one and in the colloquial one also. और वहां पे should हट जाता है, क्योंकि उनका कहना है कि should is already implied in command subjunctive. जो command आपने दिया था उसमें should वाली जो बात है, that is already implied. This is a rule. ठीक है, तो उसमें वो कहते हैं कि वो कमांडिंग वर्ब्स में आता है, तो कमांड सब्जेक्टिव वर्ब्स जितने भी होते हैं उसके अंदर शुड इज ऑलरेडी इम्प्लाइड. दैट्स व्हाई यू शुड नॉट बी यूजिंग शुड अगेन, इट क्रिएट्स रिडंडेंसी इन द सेंटेंस. तो रिटर्न फॉर्म में वो सेंटेंस गलत हो जाएगा. आई सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर हाइकिंग नहीं होगा. रिटर्न फॉर्म में इट शुड ऑलवेज बी I suggested that we go for hiking. And why do we feel it's wrong is, even the first time I heard the sentence, I thought there's something missing in that. But it has so happened with all the years we have been listening to wrong forms of usage, right? हमने इतनी बार अपने टीचर्स और आसपास के लोग जो बहुत अच्छी इंग्लिश में बात करते हैं वो भी ये गलतियां करते हैं. तो हमने इतना सुना है उनसे कि हमें ये वाला फॉर्म अब एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा है, जो कि एक्चुअली सही फॉर्म है, राइट? तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली कोलोक्वियल और रिटन फॉर्म में. सो वी हैव आइडेंटिफाइड हियर टू पेयर्स, फ्रकास एंड ऑल्टरकेशन एंड म्यूटिनी एंड बैटल. रेस्ट बाकी वर्ड्स में कोई आपस में पेयर क्रिएट नहीं हो रहा है. Let's look at how big the fight is. If it's a big battle kind of thing, we'll go with words mutiny and battle. If it's a small fight, we'll go with words fracas and altercation. So last St. Patrick's Day, the police were called when they heard of a small dash in progress outside a bar. Obviously, battle तो नहीं हो रहा होगा, fracas and altercation ही हो रहा होगा bar में. Right, Khushi and Pooja, those should be, the word should be fracas and altercation. Let's come to our next term, 17th question. इनके ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या पेयर क्रिएट हो रहे हैं. So shallow and facile, right, Khushi? Very difficult pairs to identify, but they are related. देखो शैलो एक तो होता है जो हम कम पानी को बोलते हैं. किसी के थॉट्स और इंटेंशंस शैलो हैं फॉर सम वर्क, in a way we are saying they're not serious about it. Shallow thoughts, shallow intentions और shallow efforts डेप्थ नहीं है बेसिकली. प्रोफाउंड उसका जस्ट अपोजिट वर्ड है जो यहाँ लिखा हुआ है. प्रोफाउंड में बहुत डीप इंसाइट्स होती हैं आपके पास, बहुत डीपली आप चीजों को समझते हैं और जानते हैं. दैट मीन्स अ प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ समथिंग, राइट? व्हेन इट बिकम्स शैलो, यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट. आपका जो नॉलेज है वो इनसब्सटेंशियल है, विच कैन बी रिलेटेड विद फेसाइल, बिकॉज फेसाइल में भी आपके जो एफर्ट्स हैं वो भरपूर नहीं है. ठीक है, इफ यू डिड सम वर्क विद फैसाइल एफर्ट्स, यू हैव नॉट डन इट डिलिजेंटली. आपने उसमें अपना पूरा 100% डाला ही नहीं है, आपने उसको हंसी हंसी में ले लिया है. ठीक है, आप उसको फेस पे स्माइल, दैट्स अ वेरी पॉपुलर निमोनिक व्हिच यू विल सी लॉट ऑफ प्लेसेस टू मेक यू अंडरस्टैंड वर्ड फैसाइल. कि आपने फेस पे स्माइल है, दैट मीन्स यू हैव नॉट डन वर्क डिलिजेंटली और सीरियसली. यू हैव नॉट पुट इनफ एफर्ट्स टू कंप्लीट दैट वर्क. सो फैसाइल के लिए एक बड़ा फेमस निमोनिक भी है, दिस वन, through which you can remember the word. So facile and shallow can be good pairs. What other words you guys are suggesting? Khushi and Prithvish are saying eclectic and Catholic. So when you say your taste in food is eclectic food taste, it means that, I'm sorry, eclectic का spelling गलत चला गया. It is ECLECTIC. So when you say that your food taste is eclectic, that means you have tasted everything which is there, all kinds of cuisine in the world. आपको कॉन्टिनेंटल भी पता है, आपको रशियन भी पता है, आपको फ्रेंच, इटालियन, सब टाइप के फूड टेस्ट का नॉलेज है, पता है. So you can say truly that my food taste is eclectic when it comes to food. I have eclectic food taste. You eat all kinds of cuisine, which also makes it Catholic, because Catholic is also all kinds or universal. So Catholic and eclectic can be pairs. Shallow and facile are pairs. Profound is deep, which is not connected to any other words. Kalo is used for somebody who is very inexperienced person. नौ सखिया या कोई नया person है, she will call them Kalo.
So again, for that term also, we don't have any other word which is related. So two pairs we have identified. It is shallow and facile, eclectic and Catholic. Looking at the question, what do you think, which one of them can go in the context? Pratik says eclectic and Catholic. So most of you are suggesting eclectic and Catholic, right? Given her sheltered upbringing and the limited breadth of experience foisted on her by economic circumstances, her work reflected a surprisingly dash sensibility. सो उसके जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हैं वो कभी अच्छे नहीं रहे होंगे, तो उसकी जो ये अपब्रिंगिंग रही है बड़ी शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग रही है, राइट? इट हैज बीन अ शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग। तो उसको एक्सपीरियंस बड़ा लिमिटेड रहा है, लेकिन जो उसका काम है उसमें वो ब्रेथ लिमिटेड नहीं दिखती है। इट लुक्स व्हाट eclectic and Catholic, right? So her works reflected a surprisingly Catholic and eclectic sensibility. That means she understands all forms of art. जो भी वो काम कर रही है उसके सारे आर्ट फॉर्म को वो समझती है, ऐसे उसके काम से दिखता है। और ये हमने तारीफ करने के लिए लिखा है, तो ऑब्वियसली फेसाइल और शैलो वर्ड्स तो बिल्कुल हम यूज नहीं करेंगे। अच्छा, क्या सेंटेंस को ट्विस्ट कर दें कि शैलो और फेसाइल फिट हो जाए कंटेक्स्ट में? हाउ डू वी मेक दिस सेंटेंस सो दैट वी कैन फिट वर्ड शैलो एंड फेसाइल? खुशी से सरप्राइजिंगली हटा दें तो? सो गिवन हर शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग, लिमिटेड ब्रेथ ऑफ एक्सपीरियंस, हर वर्क रिफ्लेक्टेड, ठीक है। बट इफ सरप्राइजिंग हटाने से एक मामला तो सही हो जाएगा खुशी, लेकिन और भी कुछ अगर अपन हटा दें, क्योंकि फेसाइल और शैलो में आप जानबूझ के सीरियस नहीं होते हो, आपके बैकग्राउंड के कारण नहीं। यहाँ तो बताया कि उसके सर्कमस्टांसेस, राइट दिव्यांश? सर्कमस्टांसेस वाली टर्म ही हम हटा दें, जो ये लिमिटेड ब्रेथ फॉइस्टेड बाय इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हैं, नहीं। गिवन हर वी लेट्स क्रिएट सम अदर क्वालिटी, नॉट बिकॉज ऑफ हर सर्कमस्टांसेस। क्योंकि सर्कमस्टांसेस के कारण अगर ऐसा है, उसके हालातों के कारण है, तो फिर फेसाइल और शैलो बोलना गलत हो जाएगा, राइट? क्योंकि फेसाइल और शैलो वाली सेंसिबिलिटी अगर है तो ये तब होती है जब आप खुद जानबूझ के ऐसा करते हो। सो गिवन हर व्हाट वर्ड? इस तरह का कुछ सेंटेंस अगर हम कंटेक्स्ट क्रिएट कर दें, देन शैलो एंड facile वुड बी गुड फिट इन द कंटेक्स्ट। गिवन हर laxity in completing her everyday work, her work reflected shallow and facile sensibility. कोई डेप्थ ही नहीं है काम में, क्योंकि लेक्सिटी है काम में, ढील ढाल रहती है आपके काम में। सो यू डू नॉट डू योर वर्क डिलीजेंटली। इफ यू डू नॉट डू योर वर्क डिलीजेंटली, ऑब्वियसली योर वर्क विल रिफ्लेक्ट शैलोनेस, और इट विल बी कंसिडर्ड एज फेसाइल। एफर्ट्स को हम फेसाइल बोलेंगे, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 18 क्वेश्चन। लेट्स अगेन ट्राई टू आइडेंटिफाई द पेयर्स। सो रियल एंड फुलमिनेटा पेयर्स, राइट पुण्य? ये हमने जब एंगर के बहुत सारे ग्रुप वर्ड्स किए थे उसमें आया भी था, रियल एंड फुलमिनेट। ये दोनों, गुस्से में किसी को आप चिल्ला रहे हो तो रियल एंड फुलमिनेट बोलते हैं। सो रियल एंड फुलमिनेट, दे बोथ आर यूज्ड व्हेन यू आर शाउटिंग इन एंगर। किसी को बहुत हेवी क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसके लिए दोनों वर्ड्स यूज हो जाते हैं। एडवर्टाइज के लिए कोई और पेयर नहीं है। इन व्हील, इन व्हील, इन व्हील और एडवर्टाइज क्यों होना चाहिए आकाश पेयर आपस में? अच्छा, परसुएट के कारण आप बोल रहे हो कि एडवर्टाइज में भी दे ट्राई टू कन्विंस पीपल, मे बी कर सकते हो। इनविल में हाँ, आप फ्लैटरी करके लोगों को अपना काम कराने की कोशिश करते हो, पटाना जिसको बोलते हैं, लोगों को पटा के अपना काम कराना या मस्का लगा के अपना काम करवाना। दैट इज बेसिकली बिगिल एंड इनविल, टू वर्ड्स आर देयर फॉर दैट। कैजोलिंग भी बोलते हैं उसको, कैजोलिंग, बिगिल, इनविल, all these words are used, coax, right? Coaxing, cajoling, beguile, and wheel.
ये सब एक ही तरीके के वर्ड्स हैं जिसमें आप अपना काम कराने के लिए कुछ भी कोशिश करेंगे, आप फ्लैटरी करेंगे या किसी भी तरह की कोशिश करेंगे जिससे आपका काम हो जाए, पटाके, या ट्रैप करते हैं आप किसी को अपनी बातों से। रेस्ट और कोई वर्ड्स में मुझे नहीं लग रहा आपस में कनेक्शन आ रहा है। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। Many people expect documentary filmmakers to be dispassionate and objective, but Michael Moore is famous for the fact that he never misses a chance to dash against those he disagrees with. So obviously, अगर बोल रहे हैं कि dispassionate होना चाहिए, देखो dispassionate का meaning is not unpassionate. Passionate होना नहीं होना है is not dispassionate. ये हमेशा ध्यान रखना, किसी भी टर्म के आगे DIS लिख जाने से वो उसका उल्टा नहीं क्रिएट हो जाता है, which we have seen in many cases, right? हमने डिसइंटरेस्टेड वर्ड देखा हुआ है, जिसका मतलब लैकिंग इंटरेस्ट नहीं होता है, जिसका मतलब न्यूट्रल रहना होता है, नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द साइड्स। अगर आपके पास दो साइड है और आप अनबायस्ड है, राइट प्रतीक, सो इट इज डिसइंटरेस्टेड टेक ऑन दैट थिंग। डिसपैशनेट एंड ऑब्जेक्टिव दोनों साथ में लिखे गए हैं, विच मेक्स द मीनिंग वेरी क्लियर दैट यू आर नॉट बायस्ड बाय थिंग्स। सो डॉक्यूमेंट्री अगर फिल्म मेकर हो, सो यू शुड नॉट बी बायस्ड विथ एनीथिंग, आपको चीजें वैसी दिखानी चाहिए जैसे होती हैं, राइट? बट माइकल मूर के केस में ऐसा लागू नहीं हो रहा है। माइकल मूर इज फेमस फॉर द फैक्ट दैट ही नेवर मिसेस अ चांस टू, obviously if he disagrees with something, he is trying to rail against it और fulminate against those he disagrees with। ये दो वर्ड्स वहां पे बहुत फिट जाएंगे। सो एस्पिरेट पुणे इज टू ब्रीथ, किसी चीज को इनहेल करना, दैट इज एस्पिरेट। जो ये ब्रीथ का साउंड भी होता है ना, उसको भी एस्पिरेट बोलते हैं। जब हम सांस लेते हैं उसमें भी जो साउंड आता है, दैट इज ऑल्सो एस्पिरेट। सो एस्पिरेट उसके लिए वर्ड यूज होता है। तो एस्पिरेट किससे कनेक्टेड था भी नहीं, और यहाँ पे रेल और फल्मिनेट दे कैन वेरी वेल गो इन द कंटेक्स्ट। गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 19। पलाश सेज ब्रिलियंट एंड जेस्टी कैन बी पेयर। ठीक है, कि जेस्टी एंड पिक्वेंट होने चाहिए पृथ्वीश। So piquant and zesty, these two are terms which are frequently used to describe something which is delectable, जो टेस्ट में बहुत अच्छी है। बेसिकली बड़े फूड के लिए यूज किए जाते हैं वर्ड्स। whenever you have to describe good food, जिसका टेस्ट एकदम से आपको लेते से ही अच्छा लगा, मजा आ गया आपको, you'll always describe that food as zesty and piquant. These are two very interesting adjectives to define food, हमेशा यूज होते हैं। बट जेस्टी जो वर्ड है, जेस्ट इज एंथुजियाज्म, राइट खुशी, बट यूज जेस्टी का जो होता है वो मोस्टली फूड के कंटेक्स्ट में ज्यादा होता है। ठीक है, जेस्ट आप सही कह रहे हो, एंथुजियाज्म के लिए यूज होता है। व्हाट अदर वर्ड्स कैन बी कनेक्टेड? इंसिपिड जस्ट उल्टा हो जाता है, जेस्टी और पिक्वेंट का जस्ट अपोजिट है इंसिपिड, विच इज लैकिंग ऑल फ्लेवर, डल होना, टेस्टलेस होना, जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं है, दैट इज insipid. Spectacular and brilliant can be pairs, right, Hussein, Prithvish? इन अ वे, हाँ, स्टूपीफाइंग भी कनेक्ट कर सकते हो आप। बट स्टूपीफाइंग में आप, हाँ, इट्स गुड, बट देन आप उससे सरप्राइज हो चुके हो, दैट इज स्टूपीफाइड। एस्टोनिश्ड हो जाते हैं ना, व्हेन यू सी समथिंग एंड यू गेट एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, दैट इज स्टूपीफाइंग। सो इट्स काइंड ऑफ, हाँ, डम्फाउंडेड, पृथ्वीज। So brilliant and spectacular can be connected. इन अ वे शॉकिंग हो सकता है आकाश, वो इसलिए नेगेटिव बोल सकते हैं अपन। सो यहाँ पे जेस्टी एंड पिक्वेंट कैन बी पेयर्स, ब्रिलियंट and spectacular can be pairs. For stupefying, we don't have any pair. For insipid, also we don't have pair. Let's look at the question to see which one of them can go. The movie critic was best remembered for the way he used the language of food to describe films, like the way he praised Inarritu's action sequence by comparing them to Gaspacho. So obviously everything is in context of food, food के reference में दिए है, और वो जो critic है is famous for describing films using the language of food. So two terms which we particularly have food are
जेस्टी एंड पिक्वेंट, राइट, ये दोनों टर्म्स यूज हो जाएंगी. पिक्वेंट एंड जेस्टी है, वो फूड के कंटेक्स्ट में ही हमेशा यूज होती हैं. Let's look at the last question from medium level questions, then we'll go to next sheet. अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे इंजरी से रिलेटेड है. अब आपको देखना है कि इंजरी हम जब देख रहे हैं तो किस तरह के इंजरी देख रहे हैं. लैसरेशंस दिया है, ट्रॉमा, ब्रूजेस, क्रैचेस, लीजन्स, कॉन्ट्यूशंस. क्या क्या पेयर बन सकते हैं? ये सब इंजरी के ही अलग अलग नाम है. Pooja says bruises and scratches. Prithvish says bruises and scratches. Palash says laceration and bruises. Hussain says bruises and contusions. So देखो, bruises and contusions are actually pair. दोनों में ही हिंदी में आपने ये टर्म सुना होगा. याद है कहीं चोट बचपन में लग जाती थी तो वहां पे एकदम नीला पड़ जाता था, एक ब्लड का क्लॉट दिखने लगता था. दैट ब्लू पैच विच यूज टू हैपन ऑन स्किन, जहाँ पे इम्पैक्ट होता है, जो नील बन जाता है, उसकी जो प्रॉपर टर्म्स हैं दैट आर कॉन्ट्यूशंस एंड ब्रूजेस. उसको ब्रूज बोला जाता है. ठीक है, तो ब्रूज एंड कॉन्ट्यूशंस आर नियर सिनोनिम्स. लैसरेशन इज अ डीप कट. जो डीप कट हो जाता है उसको हम लैसरेशन बोलते हैं, विच कैन बी सिमिलर टू स्क्रैचेस. से नहीं बोल सकते, आई थिंक लीजन से कनेक्ट कर सकते हैं फिर भी पलाश. लीजन्स एंड लैस लीजन से हम फिर भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं लैसरेशंस को. ठीक है, दोनों में ये गैश या डीप कट क्रिएट हो जाता है. स्क्रैचेस में डीप कट नहीं होता है. स्क्रैचेस में जस्ट अपर पार्ट ऑफ योर स्किन वो स्क्रैप ऑफ होता है, राइट. सो स्क्रैचेस इज अ नॉर्मल इंजरी. ट्रॉमा भी अलग टाइप की इंजरी हो जाएगा. सो आई डोंट थिंक एनी अदर वर्ड इज कनेक्टेड बिसाइड्स bruises and contusions and laceration and lesions. Every few years, someone manages to survive a skydive with a parachute that doesn't open, often with only a few broken bones, some dash, and a gash or two. तो देखो, broken bones बता दिए हैं, ठीक है, गैश भी बता दिया है. तो सम क्या होगा, बीच में क्या बच रहा होगा? सम वुड बी ब्रूजेस एंड कॉन्ट्यूशंस, क्योंकि डीप कट गैश के अंदर ही आ जाता है. अगर गैश और टू वो कह रहे हैं तो गैश और टू will already consume these terms. lacerations और lesions उसके अंदर already आ चुका है. तो वापस से अगर हम lacerations और lesions लिख रहे हैं तो गैश का यूटिलिटी वहां खत्म हो जाता है. ऑब्वियसली वी कैन नॉट रिमूव दीज टू टर्म्स फ्रॉम हियर. गैश और टू हमको रखना ही है. सो लेट्स यूज वर्ड्स फॉर माइनर इंजरीज और फॉर माइनर इम्पैक्ट. दोज वर्ड्स वुड बी ब्रूजेस एंड कॉन्टेशंस. ठीक है, नेक्स्ट शीट पे आ जाते हैं हम लोग. विल कम टू आवर हार्ड लेवल क्वेश्चंस ऑफ सेंटेंस इक्विवेलेंस. अगेन लेवल आपका थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट, एंड ऑप्शन चॉइसेस वुड बी मोर डिफिकल्ट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द पेयर. लुकिंग एट द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको लग रहा है क्या पेयर क्रिएट हो सकते हैं? प्लेनिपोटेंशियरी का कोई पेयर हो सकता है? सो प्लेनिपोटेंशियरी बेसिकली काइंड ऑफ खुशी डिप्लोमेट, किसी कंट्री का एम्बेसडर या जो डिप्लोमेट होता है जिसको कोई पावर्स दिए होते हैं कुछ काम एग्जीक्यूट करने के लिए. दैट इज, हाँ, इट्स काइंड ऑफ लेगेट प्रति. लेगेट एंड plenipotentiary, they both are pairs. So plenipotentiary and legate are connected. Tyro is for beginner, for which I don't see any other pair. टायरो बिगनर के लिए बोलते हैं जो किसी चीज में अभी नया नया है, नई नई चीज सीखना चालू करी है. सो इफ यू आर अ नोविस, द वर्ड इज टायरो फॉर दैट. एंकराइट, एसेटिक, साइबराइट, इनमें कोई कनेक्शन दिख रहा है आप लोगों को? अ साइबराइट इज समबडी. कौन होते हैं साइबराइट? लेजर
लेजर से ज्यादा हीडोनिस्ट, राइट। सो लग्जरी की लाइफ जीने वाला, बहुत लग्जूरियस जो लाइफ जीते हैं, जैसे डेन बिल्जेरियन, इफ यू नो हिम, ही इज अ सेलिब्रिटी ऑन इंस्टाग्राम, लॉट ऑफ पीपल फॉलो हिम, ही लिव्स अ लाइफ ऑफ साइबराइट, एकदम यॉट्स और महंगी जगहों पे रहना, महंगी चीजें यूज करना, दैट इज क्वालिटी ऑफ अ साइबराइट। ही इज टू मच इंडल्ज्ड इन लग्जरियस लिविंग, राइट आकाश? सो साइबराइट इज फॉर लग्जरियस लाइफ। एंड एसेटिक साधु महात्मा हो जाते हैं, जो कि बहुत कुछ एंकराइट से भी रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एंकराइट ने भी सोसाइटी को त्याग दिया है, बेसिकली सोसाइटी को एक तरीके से छोड़ दिया है। ही इज और रिक्लूज, रिक्लूज भी बोलते हैं। नॉट पृथ्वीश, नेगेटिव सेंस में नहीं होता है ये, एक कंट्री का एम्बेसडर टाइप ही होता है और डिप्लोमेट ही होता है प्लेनिपोटेंशियरी। So anchorite and ascetic in a way can be connected. Plenipotentiary and legate can be connected. As Dash from Japan, he was called upon to answer questions about the Japanese government's position on various issues. Things are very clear. He has been appointed from Japan for something. So obviously he's a plenipotentiary from Japan, or he is a legate from Japan. He cannot be ascetic or anchorite. Nobody appoints you for those positions, right? Anchorite or ascetic के लिए आपको कोई appoint नहीं करता है. You choose to become something like that in life. ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगेन विल ट्राई टू आइडेंटिफाई पेयर्स इन क्वेश्चन 2। राइट आकाश एंड पुण्या, वेन एंड डैम्प दोनों में ही चीजों को वीकेंड पर जाना होता है। वेनिंग डेज ऑफ एम्परर, ठीक है। वेनिंग डेज ऑफ एम्परर क्या हुए? जब वो एम्परर का वीक टाइम हो रहा है या खत्म होने वाला टाइम आ गया, डिक्लाइन पे आना चालू हो गया है, दोज वीक डेज आर वेनिंग डेज ऑफ एम्परर। सो वेनिंग एंड डैम, दे कैन बी पेयर्स। और क्या पेयर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे? गिल्ड इज एनीथिंग विच इज कवर्ड विद गोल्ड। जो गोल्ड आउटर कोटिंग होती है उसको हम गिल्ड बोलते हैं। कोई भी चीज जिसपे गोल्ड की फिनिशिंग या कवर दिखता है हमें, दैट इज गिल्ड, कवरिंग ऑफ गोल्ड। मेटामॉर्फोसिस, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? Right, something that has gone complete transformation, like caterpillar to butterfly, right? It's same living form, but if you see its transformation from caterpillar to butterfly, it's a metamorphose, completely shape या identity में change हो जाना, that is metamorphose, which I don't think is connected with any other word. Sucker is, right, Kafka's term. Sucker is to provide support during the hard times, किसी को साथ देना उसके बुरे दौर में या बुरे टाइम में, that is sucker. And palliate is to, किसी चीज का, इफ यू रिमेंबर ऑल दोज वर्ड्स व्हिच वी डिड, जिसमें हम किसी चीज की इंटेंसिटी को कम कर रहे थे या कुछ चीज अच्छी करने की कोशिश कर रहे थे, राइट? प्लकेट, मिटिगेट, ऑल दोज वर्ड्स। सो पैलिएट वाज वन ऑफ द सिनोनिम्स। सो टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की इंटेंसिटी को घटाना या कम करना, दैट इज पैलिएट, which is not connected with any other word. So let's look at the sentence. While the group street protest assumed an assertory, uncompromising tenor, once admitted to the halls of power to begin formal lobbying, the group's leadership wisely chose to dash the stridency of their rhetoric. So now it's a very complex sentence. Let's try to break it down in parts to see what exactly they are saying. So first of all, it is starting with word while. That makes it very clear. At some point of time, a contrast is going to come, which usually comes after the comma. तो ग्रुप का जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट था उसने एसर्टरी और अनकॉम्प्रोमाइजिंग टेनर सोचा था करने का। एसर्टरी और अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, दैट मीन्स कि आप अपना फोर्सफुली करोगे। ये जो भी प्रोटेस्ट होगा, इट्स गोइंग टू बी लिटिल वॉयलेंट, इट्स गोइंग टू बी फोर्सफुल, और उसमें अनकॉम्प्रोमाइजिंग टेनर रहेगा। वंस एडमिटेड टू द हॉल्स ऑफ पावर टू बिगिन फॉर्मल लॉबिंग, द ग्रुप्स लीडरशिप वाइजली चोज टू। अब ऑब्वियसली यहाँ पे वाइल था, यहाँ पे सारे वर्ड्स फोर्सफुल वाले थे, असर्टरी अनकॉम्प्रोमाइजिंग था, अब वाइजली बोल दिया है।
और यहाँ से कॉमा के बाद एक अलग कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होना चालू हो गया है। तो ग्रुप की लीडरशिप ने क्या चूज किया होगा? अपने रिटोरिक्स की स्ट्रेटेजी कम करने की कोशिश करी होगी कि बढ़ाने की कोशिश करी होगी? रिटोरिक्स इज जो उनकी मांगे या जो चीजें वो मनवाना चाह रहे हैं या जो लोगों को अभी तक वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, इस चीज को उन्होंने कम करने की कोशिश करी है कि अब बढ़ाने की कोशिश की है? तो ऑब्वियसली दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस इट. If they are trying to reduce it, the words would be, the correct terms would be waning and damp. दोनों का ही मतलब कम कर देना होता है, right? To weaken something या किसी को कम कर देना. कोई और पेयर था भी नहीं जो यहाँ पे जाता. रिटोरिक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है जो अलग अलग जगहों पे आपको बहुत अलग अलग तरीके से यूसेज में दिखाया जाएगा. एक रिटोरिक्स का मतलब होता है नॉट एग्जैक्टली सरकास्टिक, बट एक बड़ी पैशनेट स्पीच, उसको भी रिटोरिक बोलते हैं. ठीक है, रिटोरिक्स is using very persuasive and passionate speech to convince people. That is one meaning of rhetoric. और इंटरेस्टिंगली यही वर्ड का मीनिंग ये भी हो जाता है यूजिंग ये भी मीनिंग हो जाता है रिटोरिक्स का. इसलिए आप बहुत सारे कंटेक्स्ट में रिटोरिक का अलग अलग यूसेज देखेंगे. कहीं पॉजिटिव भी होगा, कहीं नेगेटिव भी होगा. एंड देन देयर इज अनदर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मीनिंग व्हिच विल ऑलवेज बी रिटन विद दिस थिंग. दिस इज द थर्ड यूसेज. इलोक्वेंट फ्लुएंट तो खुशी वो फर्स्ट वाले मीनिंग में ही आ जाएगा जो हमने फर्स्ट मीनिंग क्रिएट किया ना, दैट पैशनेट और दैट काइंड ऑफ परसुएसिव स्पीच. इन दैट दीज टू वर्ड्स वुड कम. सेकेंड हमने एक नेगेटिव मीनिंग देख लिया है. ये थर्ड, राइट हुसैन, मोस्टली यूज्ड एज रिटोरिकल क्वेश्चन. दिस इज द थर्ड यूसेज आई एम गिविंग यू फॉर सेम टर्म which is rhetorical. So is your question rhetorical or do you want me to answer that? ऐसा क्वेश्चन हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं पता मुझे आकाश रिटोरिकल का, पर मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन जिसका आप जवाब नहीं चाहते हो पर आपको आपने उसको रखा क्वेश्चन फॉर्म में है. ठीक है, जैसे कई बार आर्टिकल्स में लोग लिख देते हैं ना इस तरह के कि क्या हमारा जमीन इतना गिर गया है, क्या हमारा जमीर इतना गिर चुका है क्या कि हम इसके बियॉन्ड सोच नहीं पा रहे हैं, ऐसा किसी ने बोला अपनी बोलने में या आर्टिकल में. सो ऑब्वियसली इज नॉट लुकिंग फॉर आंसर्स, इज जस्ट वे ऑफ सेइंग थिंग्स in which you put things in a question format but you're not seeking answers. In friendly banter, when you're talking to your friends also, at times you use these kind of terms, right? कि तू पागल है क्या, तुझमें अकल नहीं है क्या. इस तरह के जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं ये भी एक रिटोरिकल क्वेश्चन स्टाइल है जिसमें हम क्वेश्चन फॉर्म में उसको रख तो रहे हैं बट वी आर नॉट सीकिंग आंसर्स. ऑब्वियसली वी नॉट सीकिंग आंसर कि वो उसका जवाब दें हाँ या ना में. तो ऐसी चीजों को रिटोरिकल क्वेश्चन बोला जाता है जिसको लिखा क्वेश्चन फॉर्म में होता है पर उसका कोई आंसर नहीं चाहता है. दिस इज वे ऑफ सेइंग थिंग्स, दैट इज अ रिटोरिकल क्वेश्चन. आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे. we'll look at the options and see what pairs can be connected. So Khushi says bootless and feckless can be connected. ठीक है, और क्या पेयर्स आ रहे हैं? So ambient and quiescent, ठीक है. So quiescent is basically unwillingly किसी चीज को एक्सेप्ट करना, यानी आप पे फोर्सफुली वो डाली गई है, आपको करने की इच्छा नहीं थी
but quietly to accept something undesirable, that is quiescent, which is same as ambient. So ambient and quiescent can be connected. Bootless and feckless, they both mean something is futile, ineffective है कोई चीज. अच्छा, I think right. That is exercise. राइट पुण्य. सॉरी मैं गलत हूँ यहाँ पर. आप लोग सही कह रहे हैं, खुशी एंड पुण्य. मैं एक्चुअली एक्वासाइज से उसको कंफ्यूज कर गया हूँ. सो क्वाइसेंट इज फॉर राइट. क्वाइसेंट इज फॉर क्वाइट और इनएक्टिव, समथिंग जो एक्टिव नहीं है, एंड स्टेट ऑफ एबियंस पे है. दैट इज हाउ इट इज यूज्ड. राइट. So state of abeyance and quiescent, in both things are in inactive form और quiet form जब कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है. एंड बूटलेस एंड फेकलेस में चीजें इनफेक्टिव हैं या फ्यूटाइल हैं, जिसका कोई नेट रिजल्ट नहीं निकल रहा है. सबवर्ट एंड इंटरमिनेबल, दे पॉसिबली आर नॉट शेयरिंग एनी रिलेशनशिप यहाँ पे. ठीक है. इफ समथिंग इज इंटरमिनेबल इट विल कीप ऑन चेंजिंग. अगर कोई चीज इंटरमिनेबल है वो चेंज होती जाएगी. एंड सबवर्ट इज आप किसी की पावर या अथॉरिटी को वीकन कर देते हैं, अंडरमाइन कर देते हैं. दैट इज सबवर्टेड. So the women rights movement has been mostly dashed in the Middle East, but it is likely that activists will newly galvanized by the political upheavals currently sweeping the region. So they are saying कि अब जो एक्टिविस्ट करने वाले हैं, अभी तक तो women right का जो movement has been mostly what? It is in state of abeyance, it is inactive. So the words that can go are quiescent and abeyant, कि आज की तारीख में वो बड़ा quiescent या abeyant state पे है, but they are putting but, which is creating a contrast. It is likely that activists will be newly galvanized by the political upheavals currently sweeping the region. कि जो political upheavals हो रहे हैं, उतार चढ़ाव हो रहे हैं, ये इस मूवमेंट को अब क्या करने वाला है? पुश करने वाला है. ठीक है. राइट. क्वाइसेंट एंड एम्बिएंट कैन कम हियर. नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं हम. फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं. विल ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट पेयर्स कैन बी कनेक्टेड. So clement and merciful, right, Prithvish, are connected. Clemency आपने सुना भी होगा. Every year, President receives lot of clemency application for people who are being tried for capital punishments. जिनको डेथ पेनल्टी मिली होती है, उसकी क्लेमेंसी एप्लीकेशंस या रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट को जाती हैं. सो क्लेमेंसी इज दया याचिका, जो हम हिंदी में कहते हैं, राइट. सो दैट दया याचिका इज समथिंग व्हिच कैन बी कनेक्टेड विद मर्सीफुल. So clement and merciful can be connected. There's one more pair we can connect, which is meet and. एक मीट का मतलब होता है दो चीजों को मिल जाना. सेकेंड इज इफ टू थिंग्स आर इक्वल, यू आर मेकिंग वन थिंग इक्वल टू अदर, दैट इज ऑल्सो मीट. इस तरीके से रखा जाता है, मीट एंड फेयर, जस्ट. ठीक है, जिसमें जस्टिस है, दो चीजों का बराबर हो जाना, दैट इज मीट, फेयर, जस्ट, which is very similar to what condign, and tantamount is also a synonym for that, right? So here, this is a special case where three words are related: meet, condign, and tantamount. The only difference being that tantamount, whenever you want to use word tantamount, the reference has to be this one. इस तरह का जब भी context create हो रहा है, क्योंकि tantamount is synonym for word equivalent, right? It's just कि जब tantamount हमें use करना होता है, तो हम दो negative चीजों को equal बताने की कोशिश करते हैं. A is tantamount to B में we are trying to say that A and B are equal, but in something negative sense. I keep giving you examples for tantamount, जिसमें से एक example जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, that is that not doing enough words for GRE vocabulary is tantamount to losing marks in the verbal section of GRE examination. So कुछ गलत चीज को गलत से इक्वल बताने के काम tantamount आता है, बट tantamount को यूज करने के लिए हमेशा रेफरेंस यही होना चाहिए, A is tantamount to B. इक्वलेंट को भी यूज करने के लिए A is equivalent to B होना चाहिए. Always पुण्य, mostly क्या, tantamount you'll never see in a positive context.
पृथ्वीज इट इज ऑलवेज इक्वल, मोर और लेस नहीं है, इक्वल ही हो जाता है, ठीक। तो इन अ वे मीट और कंडाइन का भी मीनिंग यही होता है कि मीट और कंडाइन में भी आप बोल रहे हो दो चीजें बराबर हैं, यही बताने की कोशिश कर रहे हो आप। और टेंटामॉन में भी आप दो चीजें बराबर हैं, लेकिन इनके यूसेज में डिफरेंस है। मीट और कंडाइन को मुझे यूज करने के लिए ए इज मीट टू बी नहीं बोलना है मुझे, या ए इज कंडाइन टू बी नहीं बोलना है मुझे। But to use term tantamount or equivalent, I have to create a context in which I am saying A is tantamount to B, A is equal to B. इस तरह का मुझे context create करना पड़ेगा to use word tantamount. And clearly looking at the sentence, they are not actually saying A is equal to B. इस तरह का कुछ बात नहीं हो रही है। हम पढ़ लेते हैं question को। Debate rages on between proponents of corporal punishment and the death penalty and their detractors, though even the most rabid supporter agrees that punishment must be dash and the justice system even-handed and thorough. तो उनका कहना है जो पनिशमेंट है वो ऐसी तो मिलनी चाहिए कि उनके गुनाहों के बराबर हो। कंडाइन इज मीट। देखो मीट एक मतलब होता है मिलने वाला मीट, राइट, जो मीटिंग के लिए हम यूज करते हैं। सेकेंड मीनिंग ऑफ मीट इज कंडाइन विच इज used for equal। दो चीजों का आपस में इक्वल हो जाना इज कंडाइन एंड मीट खुशी। तो यहाँ पे उनका कहने का ये मतलब है कि जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है और डेथ पेनल्टीज जो होती हैं, इस पे जो डिट्रैक्टर्स हैं, द क्रिटिक्स ऑफ दीज पनिशमेंट्स एंड इवन द मोस्ट रैबिड सपोर्टर्स, दिल एग्री दैट these punishments must be what, they must be मीट एंड कंडाइन होनी चाहिए एंड जस्टिस सिस्टम इवन हैंडेड एंड थरो होना चाहिए। कि जो भी पनिशमेंट दी जाए वो ऐसी दी जाए कि वो उनके गुनाहों के अनुपात में रहे, इक्वल टू द क्राइम्स, द सीरियसनेस और हीनसनेस ऑफ देयर क्राइम, इट शुड बी इक्वल टू दैट पनिशमेंट। ठीक है, अगर यहीं पे इन्होंने रेफरेंस ऐसा कुछ दिया होता, मैं आपको टेंटामाउंट का यूसेज करके बता देता हूँ, इस सेंटेंस को ट्विस्ट कर देते हैं, यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ टेंटामाउंट इज यूज्ड, बिकॉज टेंटामाउंट आल्सो मींस इक्वल, बट हाउ इट इज यूज्ड। This is how tantamount will be used. If I try to modify this sentence, I can use tantamount by saying punishment must be tantamount to heinousness of the crime. कि punishment बराबर की मिलनी चाहिए, जितना crime बुरा किया उन्होंने उतने ही बुरी punishments उनको मिलनी चाहिए। This is how I can use what tantamount. But यहाँ पे reference ऐसा नहीं था, वहाँ पे सिर्फ must be something होना चाहिए, तो it should be just and fair होनी चाहिए। जो punishment उनको मिलनी चाहिए उनके गुनाहों के इक्वल होनी चाहिए। तो उसके लिए मीट एंड कंडाइन आर गुड वर्ड्स, सो आई कैन यूज वर्ड्स मीट एंड कंडाइन फॉर दैट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5th। So if something is imbecilic, it can also be called as what? Imbecile होती है तो क्या होती है? आकाश says notional and prejudicial can be pairs, ठीक है। नोशन हम कहाँ यूज करते हैं आकाश? किस तरीके से वर्ड नोशन को हम यूज कर सकते हैं? व्हेन नोशनल होती हैं तो चीजें अंडर दी अजम्पशन होती हैं। If things are notional, they are basically theoretical or it's assumed, पर सच्चाई में शायद वैसी ना हो। बोलते हैं ना आई वॉज अंडर द नोशन, तो आपने कुछ बिलीव कर लिया पर वो शायद गलत हो सकता है, तो वो चीज नोशनल होती है जो शायद रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है बट आपको लग रही है, तो उसको हम नोशनल कहते हैं। विच इज वेरी क्लोज विथ अनदर वर्ड chimerical। in chimerical also, things are not existing in reality but you are seeing it। chimera and notional दोनों में बातें शायद हवा में हो सकती हैं, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो chimerical एंड नोशनल आर गुड पेयर्स। imbecilic इज फॉर somebody जो सिली है, who doesn't make sense with his talks, that is imbecile, a foolish person basically, which is related to word fatuous। So imbecilic and fatuous can be paired। For prejudicial, which means being biased, उसके लिए कोई पेयर नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। वेक्सिंग इज अनॉय करना, किसी को परेशान करना, दैट इज वेक्सिंग।
So chimerical and notional, imbecilic and fatuous, these are two pairs we have identified. फूल के लिए यूज होता है कैलाश, बिल्कुल. इम्बेसिल फूल बोलना तो अपने आप में वो हो गया ना, कि आप वर्ड्स को रिपीट कर रहे हो. हम्म, ऐसे यूज करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ये टर्म यूज हो जाता है. सो इम्बेसिलिक एंड फैचुअस आर पेयर्स, किमेरिकल एंड नोशनल आर पेयर्स. देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन. Peer reviewed journals are a sacred cow for most scientific rationalists, but studies have shown that the premise of impartiality is dash, as results tend to be colored by personal proclivities and suppositions of the experimenters. Right? So they are saying जो peer reviewed journals होते हैं, peer reviewed journals यानी आपके ही peer आपके journals को review कर रहे हैं, या आपकी community ही आपके paper को review करके देती है. तो वैसे दिस शुड बी अ सेक्रेड काउ फॉर मोस्ट साइंटिफिक रैशनलिस्ट. सेक्रेड काउ यानी जिसको खराब नहीं करना चाहिए, वॉलेट नहीं करना चाहिए, फॉर मोस्ट साइंटिफिक रैशनलिस्ट. बट यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर दिया बट लगा के. स्टडीज हैव शोन दैट प्रेमिस ऑफ इम्पार्शलिटी, स्टडीज ये बताती हैं कि इम्पार्शलिटी का जो प्रेमिस है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है. आप लोगों को क्या लगता है आगे वो क्या बोलना चाहते हैं? impartial होना यानी bias नहीं होना. So are they saying that this impartiality is existing, or they are saying that impartiality is not existing? Punya says नहीं है, right Punya? So this impartiality is actually not existing. This is what they want to say, क्योंकि उन्होंने आगे बता भी दिया है कि impartiality exist नहीं करती है. Why? Impartial है ना, ऑब्जेक्टिव रह रहे हो, आप किसी की साइड नहीं लेके चल रहे हो या बायस्ड होके नहीं चल रहे हो. वो आगे खुद ही कह रहे हैं रिजल्ट्स टेंड टू बी कलर्ड बाय पर्सनल प्रोक्लिविटीज एंड सपोजिशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटर्स. जो एक्सपेरिमेंटर्स है वो खुद बायस्ड हो जाता है. जो रिजल्ट्स हैं वो बायस्ड हो जाता है. कलर्ड का मीनिंग ही बायस होना होता है. इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द वोकैबुलरी क्लासेस आई टोल्ड यू, कलर्ड बाय समथिंग इज गेटिंग बायस्ड बाय समथिंग. एक ही कलर से दुनिया को देखना इज कलर्ड बाय समथिंग. सो यू बेसिकली आर बिकमिंग बायस्ड पर्सन. सो दे आर सेइंग कि जो रिजल्ट्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाय द पर्सनल liking of somebody. So premise of impartiality is non-existent. So if it's non-existent, so just exist करती है बातों में, हवा में, but reality में exist नहीं करती है. So we can very well say the premise of impartiality is chimerical, notional, not existing in reality. ठीक है, chimerical में भी यही होता है ना. If something is chimera, that is not existing. आपको दिख तो रहा है लेकिन वो शायद सच्चाई नहीं है. इट्स अ मिराज, राइट खुशी? मिराज में भी यही होता है. इन डेजर्ट्स यू सी इट्स काइंड ऑफ इल्यूजन, आकाश, राइट? जिसमें आपको चीजें लग रही हैं पर है नहीं वैसी. ठीक है, सो दीज टू वर्ड्स कैन गो देयर. Coming to the next question, sixth question. Let's look at the word choices and see which of them can be connected. Salubrious and gustatory, right? Two other words you'll always use when you want to talk about food. ठीक है, salubrious और gustatory, ये दोनों वर्ड्स आप यूज कर सकते हो when you want to talk about food. और क्या वर्ड्स आपस में कनेक्टेड दिख रहे हैं आप लोगों को? देखो यहाँ फूड से रिलेटेड एक्चुअली थ्री टर्म्स आर कमिंग. सेलुब्रियस है, गस्टेटरी है, एंड देन इडेशियस है. इडेशियस इज ऑल्सो रिलेटेड विथ फूड. वोलप्चस एंड कार्नल आर रिलेटेड. सो कार्नल बेसिकली यूज होता है, ये जो टर्म होता है CARN, ये फ्लैश के लिए यूज होता है. इससे बने आपने बहुत सारे वर्ड सुने हुए हैं.
जैसे कार्निवोरस एनिमल्स के लिए हम यूज बोलते हैं, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं वी कॉल देम कार्निवोरस. सो CRN यूज होता है फॉर फ्लैश और स्किन. And voluptuous is also connected with that. That show of flesh and skin, that is voluptuous. So carnal and voluptuous can be connected. For food, we have three terms: gustatory, edaceous, and salubrious. But salubrious only defines things which are healthy to eat, nutritious, या जो आपके हेल्थ को बेनिफिट करें, आपकी हेल्थ को अच्छा रखें. जैसे सेलुब्रियस लाइफस्टाइल इज द फेमस टर्म जो आप यूज करते हैं कई बार. You're appreciating somebody, that somebody is a fitness freak and they maintain a salubrious lifestyle in which they try to eat everything healthy. So salubrious is more of healthy eating wala. Okay? Edaceous and gustatory are more related with food desires. Mm, you would like to write a good review for a restaurant. This is something you can use. Your food satiated or gustatory desires. ठीक है. सो इट हैज सेटिस्फाइड आवर गस्टेटरी, जो ये ईटिंग खाने की जो डिजायर्स थी उसको उसने सैशिएट किया है, सेटिस्फाई किया. राइट. सो गस्टेटरी एंड ऑडेशियस कैन बी पेयर्स हियर. कार्नर एंड वोलप्चस कैन बी पेयर. टेरेस्ट्रियल इज समथिंग बिलोंगिंग टू दिस लैंड. अर्थ को बिलोंग करने वाली चीज टेरेस्ट्रियल हो जाती है, इससे बाहर की चीज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हो जाता है. So let's look at the question to see what words can go there. The description of the restaurant as a garden of dash delight is fair enough as Chef Marcel conjures up a menu of texture and taste that interrogates one's very notion of what constitutes a meal. So everything is written in context of food. Obviously, it will not be carnal and voluptuous, right? Carnal voluptuous होते हैं जब यहाँ पे बात debauchery की हो रही होती है. Debauchery, do you remember the term debauchery? ये आया भी था अपने one of the sentence equivalence class में. Immorality, right? Especially related to sexual practices. तब अगर कोई कंटेक्स्ट होता तो हम कार्ना और वोलप्चस जैसे वर्ड्स को बिल्कुल वहां पे ला सकते थे. बट यहाँ पे फूड का कंटेक्स्ट आ रहा है, सो विल ओनली यूज वर्ड्स लाइक इडेशियस एंड गस्टेटरी. सेलिब्रस का भी यहाँ कोई मीनिंग नहीं रहेगा क्योंकि कोई हेल्दी फूड की बात यहाँ नहीं हो रही है. सिर्फ ये हो रहा है कि उसने शेफ कॉन्जर्स Chef Marcel conjures up a menu of texture and taste that interrogates one's very notion of what constitutes a meal. So it's always about taste, delight. So हाँ, टर्पिट्यूड में भी कोई मॉरल आपकी वो नहीं रहती है, ऑब्लिगेशन नहीं रहते हैं आकाश, तो बिल्कुल बोल सकते हो. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. लेट्स सी व्हाट वर्ड्स आर कनेक्टेड. जिस्ट ऑफ समथिंग एंड पिथ, राइट आकाश. पिथ और जिस्ट यानी किसी चीज की समरी होती है. सार बोलते हैं ना हम हिंदी में, किसी चीज का सार निकालना इज जिस्ट एंड पिथ ऑफ दैट. सो दे कैन बी कनेक्टेड. पिप कैन बी कनेक्टेड टू नट. पिप इज काइंड ऑफ सीड. तो सीड और नट एक तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं. निम्बस कैन नॉट बी कनेक्टेड टू एनीथिंग. निम्बस आपने सुना होगा दैट निम्बस क्लाउड्स बहुत बोला जाता है कंटेक्स्ट में. कब बोला जाता है? व्हाट आर निम्बस क्लाउड्स? when it's about to rain in the sky you will see nimbus clouds. So जो dark clouds होते हैं उनको nimbus कहा जाता है. डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट को भी निम्बस कहा जाता है. तो सैडनेस के लिए भी वर्ड निम्बस बहुत बार यूज होता है क्योंकि डार्कनेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सैडनेस. सो डिप्रेसिंग, डल, डार्क इन चीजों के लिए भी वर्ड निम्बस यूज होता है. स्टब इज बेसिकली दैट ट्रंकेटेड पार्ट ऑफ सम पेन, पेंसिल जिसको बीच से काट दिया गया है, दैट ट्रंकेटेड पार्ट इज स्टब. So seeing the word choices, the two pairs are gist and pith and pip and nut. Most of his books drone on and on for chapter after chapter, each one providing yet another example of his thesis.
the dash of which can be found in precise form in the tome's first few pages and which is recapitulated from that point on. So obviously the point they are trying to make here is that most of his books is it is repeating same thing in every chapter. In every chapter you'll find summary of something which has already been written somewhere else. हर chapter में वही चीज है, तो his books drone on and on for chapter after chapter, each one providing another example of his thesis. अब इसका जो precise form है, बोल भी रहे हैं आगे, द डैश ऑफ विच कैन बी फाउंड इन प्रिसिस फॉर्म इन द टोम्स फर्स्ट फ्यू पेजेस. सो प्रिसिस फॉर्म क्या होता है? एक प्रिसाइज फॉर्म which is gist and pith of something. So gist and pith of which can be found in precise form in the tome's first few pages and which is recapitulated from that point on. Recapitulate is again recall. ठीक है, जिसमें आप चीजें वापस से रिकॉल कर रहे हैं या समराइज कर रहे हैं वापस से, दैट इज recapitulated from that point on. बार बार उसी को बताया जा रहा है. 8th क्वेश्चन देख लेते हैं. क्या टर्म्स कनेक्टेड दिख रही हैं आप लोगों को? एग्रीगेट एंड कोलेट हुसैन सेज. ठीक है, देखो कोलेट में आप चीजें कंपैरिजन के लिए इकट्ठा करते हो हुसैन हमेशा. व्हेन यू कोलेट द स्कोर्स ऑफ पीपल टू मेक कंपैरिजन हु हैज परफॉर्म बेटर. So collate and juxtapose can be good pairs because juxtapose is also about putting two things adjacent to each other to draw a comparison between them. Juxtapose में दो चीजों को अगल बगल रखा जाता है ताकि उनके कंपैरिजंस देख सकें या उनके बीच के डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकें. और कोलेट में भी आप चीजें या डेटा कलेक्ट करते हो to see the comparisons. So collate and juxtapose can be good pairs, near pairs. Aggregate can be connected with what? Right, Khushi. Agglomerate and aggregate can be connected. Ratiocinate is किसी चीज को rationally रखना, खुशी. Putting something in logical form or in form कि उसको rationally समझा जा सके. That is ratiocinating it. So I don't see any other pair other than aggregate, agglomerate and collate and juxtapose. यही दो आपस में पेयर क्रिएट हो पा रहे हैं, बाकी किसी में आपस में कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है. इंटरपोज दो चीजों के बीच में आ जाना, खुशी. दैट इज इंटरपोज. टू इंटरवीन, इंटरमीडिएट या इंटरवीन, दो चीजों के बीच में मध्यस्थता करना बेसिकली, दैट इज इंटरपोजिंग. So interposing is also not connected with any other terms. In order to ascertain the efficacy of new GRE vis-a-vis the old one, it will be necessary not only to collect but also to dash detailed score reports from the test takers from both groups, as only by studying the differences and similarities and results can proper inferences be drawn. So obviously it's not only about collecting, but you also have to draw comparisons between the old scores, old score reports and the new score reports, right? So if it has to be comparisons, then the correct terms you can use is collate and juxtapose. They both mean to draw comparisons. सिर्फ कलेक्ट करना होता तो एग्रीगेट और एग्लोमरेट बोलते, बट उन्होंने खुद ही बोल दिया है नॉट ओनली टू कलेक्ट. तो कलेक्ट वाला टर्म दे हैव ऑलरेडी यूज्ड, नॉट ओनली टू कलेक्ट but also to draw comparisons and detailed score reports. So it should be collate and juxtapose. ठीक है, आपको पता भी होगा पुरानी जो जीआरई थी उसके अंदर सारी चीजें कैसी आती थी. आपको इस तरह के कंटेक्चुअल यूसेज वाले सेंटेंसेस नहीं आते थे जो अभी आ रहे हैं. दे यूज्ड टू डायरेक्टली आस्क यू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स. सो इट यूज्ड टू बी प्रीटी सिंपल थिंग. जब पहले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ही आइडेंटिफाई करना होता था तो बहुत टास्क आपका इजी था. अगर आपने वर्ड्स इतने सारे रट भी लिए हैं तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे. दिस इज व्हाट दे वांटेड टू ओवरकम, क्योंकि इतनी प्रेप मटेरियल ने वर्ड और वोकेबलरी लर्न करना इजी कर दिया था. सो एवरीबडी वाज क्रैकिंग गुड स्कोर इन द वर्बल सेक्शन just by studying 1 month before the examination with rote learning and memorizing words. You could have easily cracked the earlier version of the examination. With the new version, this is something they wanted to break it down कि जिसको words के usage आते हों वही words को identify करके use कर पाए in the context.
which is why they started giving these kind of questions, right? तो अगर देखना है परफॉर्मेंस तो वो यही कह रहे हैं कि पुरानी जीआरई से नई जीआरई के स्कोर रिपोर्ट्स के एक बार कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे तो समझ आ जाएगा differences and similarities in the result. Hussein, during lockdown, we rationated the food. ठीक है, आपने यानी बराबर से बांटा है, आप ऐसा बोल रहे हो ना? इफ यू हैव रेशियोसिनेटेड द फूड, आपने उसको बड़ा इक्वली डिवाइड किया होगा या लॉजिकली उसको आपने डिवाइड किया होगा या बांटा होगा हुसैन, आप उस तरीके से बोल रहे हो ना? क्योंकि वर्ड रैशनल से निकला हुआ है कि एनीथिंग विच इज बेस्ड ऑन लॉजिक और रीजन उस पर बेस्ड होता है हुसैन। ठीक है, तो आप लोगों ने किसी लॉजिक पे उस फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा या डिवीजन हुआ होगा उस फूड का। रैशनिंग टर्म तो नहीं आप बोल रहे हो ना, दैट इज अ डिफरेंट टर्म। रैशनिंग अलग है, रेशियोसिनेट अलग हो जाता है वर्ड। रैशनिंग ऑफ फूड इज अ डिफरेंट टर्म। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th क्वेश्चन। इस पे भी पेयर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो अब आप देखेंगे टर्म्स आपके डिफिकल्ट होती जा रही हैं, उस तरह के वर्ड्स हैं जो आपने यूजुअली नहीं सुने हैं। सो इन्फ्लेड्स इज काइंड ऑफ फायरिंग। जो फायरिंग होती है यूजुअली ड्यूरिंग द बैटल, उसको इन्फ्लेट्स कहा जाता है। दैट फायरिंग पोजिशन ऑल्सो इज नोन एज इन्फ्लेट्स, which is very similar to salvos. So salvos and enfilades, both of these words are used for firing. And Khushi says provocation and goading, right? बोल सकते हैं goading is in a way is to किसी को provoke करना, उकसाना या annoy करना, that is goading, which is similar to word provocation, क्योंकि provocation और goading दोनों में आप किसी को उकसा रहे हैं। So they both can be pairs. Enfilades and salvos can be pair. For fervent, being fervent is what? Fervency का यहाँ पे कोई पेयर नहीं दिया हुआ है। Being fervent is about being enthusiastic, right? Passionate or enthusiastic about something. So for fervency there is no pair, right? Zeal भी बोलते हैं उसको। And for imprecation also we don't have any pair, which is kind of किसी को एक श्राप या कर्स आपने दिया, उसको हम imprecations कहते हैं। In the World War One, trenches were dug so that the soldiers could avoid the near constant dash from the other side of the line of battle, but not even a trench could protect a battalion from grenades or aerial bombardment. So जो opposite side से firing हो रही है, उससे बचाने के लिए ये dug करते थे trenches, right? So obviously it has to be enfilades and salvos. मैंने आपको ये salvo का एक बार कभी तो शायद meaning बताया भी होगा। There's a famous idiom which is used a lot of times. Opening salvos या salvo होता है, sorry, वो opening salvo. What is an opening salvo? An opening salvo is something which starts the fight. जिस कारण से झगड़ा चालू होता है दो लोगों के बीच या दो कंट्रीज के बीच, उसको ओपनिंग साल्वो बोला जाता है, राइट? जहां से सारा झगड़ा चालू होता है, दैट इज एन ओपनिंग साल्वो। दैट मीन्स कहाँ से पहला फायर चालू हुआ, दैट इज एन ओपनिंग साल्वो। सो वहां से पूरी फाइट चालू हुई है। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। आज 10 क्वेश्चन तक कर लेते हैं, बचे हुए क्वेश्चन आई फिनिश इन द नेक्स्ट सेशन व्हिच आई विल टेक। So Punya says gentle and debonair both are for well-mannered people, especially well-mannered person. A gentle and debonair is somebody जो बहुत ज़्यादा sophisticated है, उसको हम बोलते हैं who is cosmopolitan.
क्या कॉस्मोपॉलिटन भी सोफिस्टिकेटेड के लिए यूज होता है वर्ड? जेंटिल और कूथ आई थिंक कुड बी बेटर पेयर्स, क्योंकि कूथ में भी आप वेल कल्चर्ड वेल बिहेव्ड होते हो. आई थिंक डेबनर एंड कॉस्मोपॉलिटन आर मोर रिलेटेड वर्ड्स. डेबनर एक सोफिस्टिकेटेड पर्सन होता है हु इज ओपन टू अदर पीपल, एंड कॉस्मोपॉलिटन इज ऑल्सो जो किसी भी ग्रुप में और जगहों पे एडजस्ट हो सकता है, इज ओपन टू व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर्स, सो इज प्रीटी ओपन एंड सोफिस्टिकेटेड एंड इवॉल्व पर्सन. So I think debonair and cosmopolitan could be good pair. Gentle and couth, they talk about your mannerism, the way you behave. That is very well behaved person. So genteel and couth can be pairs. For consummate, I don't see any pair. Consummate is expert in something, usually in something negative, like consummate liar, consummate gambler, very accomplished in something. आप किसी चीज में बहुत accomplished हो तो उसको हम consummate कहते हैं. वैगिश इज अ टर्म विच ह्यूमर के लिए यूज होता है. जो चीज मजाक मस्ती में बोली गई हो, प्लेफुल बोली गई हो, उसको हम वैगिश बोलते हैं. Let's look at the question. Cary Grant's reputation as a suave and dashed ladies' man extended beyond the silver screen to his real life, where he was known to never let a woman pull out her own chair. This, of course, was well before the feminist revolution caused a difference in opinion about such behaviors. So, obviously, we are talking about that he is very well behaved, especially when it comes to women. लेडीज मैन का भी टाइटल उसको दिया है. तो सॉव में सोफिस्टिकेटेड वर्ड तो ऑलरेडी आ गया. इफ ही इज सॉव देन ही इज ऑलरेडी डेबनर, इज ऑलरेडी कॉस्मोपॉलिटन. The term which we want to use is for the ladies man. The term is gentle and couth, right? So we'll use what gentle and couth to describe him, that he is very well behaved ladies man. Rest of the words will complete in the next session. So I think your sentence equivalence part would be over. So far we have completed easy, medium, and this difficult sheet will complete in the next coming session. With that, sentence equivalence would be over. The next topic that I'm going to start is text completion. So there are three sections in your GRE verbal section. One is reading comprehension, text completion, and sentence equivalence. In reading comprehension, you will face two kinds of passages. One is those long passages, and second is short RC's reasoning based passages. I'll be taking different sessions for those passages also, the short ones, which requires logic and reasoning to break them down. So first of all, I'll be completing text completion in the upcoming class, and then we'll be moving to those short and long RC classes. Meanwhile, what I want you guys to complete is आप अपना वोकेबलरी कंप्लीट करते रहिए. जितने वर्ड्स हो चुके हैं उनका रिवीजन बड़ा रेगुलरली करते रहिए. रिकॉल करने की कोशिश करिए. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ट्राई टू यूज दीज वर्ड्स व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू समबडी. ट्राई टू फिट दीज वर्ड समवेयर इन द कंटेक्स्ट. अगर बोलने में आपको हिचकिचाहट है अभी, आप लिख के कोशिश करो कि उनको कहीं यूज कर पाओ. इतने सारे आपने वर्ड्स अभी जो किए हैं, every easy level questions, hard level questions, medium level questions, some 20 words were there. Sorry, 20 questions were there. And for every 20 questions, we have seen 120 words, 120 options all in all हमने कर लिए हैं. क्योंकि 6 ऑप्शंस थे हर क्वेश्चन में. तो अगर आप ये 3 शीट ही खत्म कर लेते हैं, easy, medium and hard, so close to 360 words you have completed just alone from this sheet, right? तो इस तरीके से आपकी वोकेबलरी पे बिल्डअप होती जा रही है. तो इन शीट्स को भी जो हम करते जा रहे हैं, इनको हटा मत दीजिएगा. इनको भी हमें करते जाना है. खुशी, दिस लेवल ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली विल नॉट गो इन द एग्जामिनेशन. अभी आप सॉल्व करोगे ना, वो जो मैंने आपको फाइनल टेक्स्ट कंप्लीशन इक्विवेलेंस वाली बोली है, उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है, दैट इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन. उससे डिफिकल्ट नहीं जाएगा. जैसे यहाँ पे अभी जो हमने जस्ट क्वेश्चन किया था, ये वाला 9th, ऑल दीज आर वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स जो हमने यूजुअली नहीं सुने होते हैं, राइट? गोडिंग्स, इम्प्रिकेशन, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं, इन्फिलेट्स, जो नॉर्मली वी हैव नॉट हर्ड इन मीडिया एंड आर्टिकल्स. सो इस तरह की वोकेबलरी कम यूज कर रहा है आज की तारीख में जीआरई. इतने डिफिकल्ट वर्ड्स आपके जाएंगे नहीं. दे आर गोइंग टू यूज द एवरीडे यूज वर्ड्स. जो एवरीडे यूसेज में आते हैं, उस तरह के वर्ड्स ज्यादा यूज होने वाले हैं, ज्यादा एग्जाम में टेस्ट होंगे आपके. सो विल सी यू गाइस नेक्स्ट सेशन टुमारो. Right, Akash, I'll see. I'll have to add few things in that, Akash. So I'll do it today and I'll send it to you. Yeah, make in half an hour, it would be fine.
राइट? प्रतीक अलग से कुछ भी मत करो, मगुश के फ्लैश कार्ड्स ही खत्म कर लो जो मैंने वर्बल गाइड में रिकमेंड किया हुआ है, उसके अलावा कुछ वोकैबुलरी मत आपको कोई भी और वोकैबुलरी का सोर्स या मटेरियल देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? फिर आपको किसी मैनहट्टन के फ्लैश कार्ड्स भी नहीं करने हैं, कैपलान की सिलेक्टिव लिस्ट भी नहीं करनी है, जस्ट दोज़ मगुश फ्लैश कार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप उतने कंप्लीट कर लो, बेसिक, कॉमन एंड एडवांस वर्ड्स, उसके बियॉन्ड आपका जीआरई कहीं नहीं जा रहा है वोकैबुलरी, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन टुमारो, आई विल सी यू गाइज़। थैंक यू एवरीवन।